ज़िदनी इल्मा। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था दैट वाज इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। ठीक है जी, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट और इन्वेंट्री की अकाउंटिंग। आज हम लोग जो हमारा पहला सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेंगे और जो दूसरा सेशन होगा हमारा उसमें इंशाल्लाह हम लोग इन्वेंट्री की अकाउंटिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, एक आधा ध्यान भी रखते रहना, जो पीछे बैठे हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है, साथ में। अच्छा, ऊपर करूँ? नहीं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी तो ठीक है, ज़्यादा चलेगा, बाद में फिर कर लेंगे। बस वो इसको लगाने का पर्पस ये था कि आवाज़ फैल के ना आए एटलीस्ट। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस किया था, प्रोक्योरमेंट साइकिल किया था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स देखे थे जो कि यूज होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्योरिंग। ठीक है, परचेज के लिए हम लोगों ने डिफरेंट अपने डॉक्यूमेंट्स देखे थे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि व्हाई कंपनी होल्ड इन्वेंट्री। ठीक है, हम लोगों ने उसके कुछ ड्रॉबैक्स देखे थे और उस पर डिस्कशन की थी कि व्हाई कंपनीज होल्ड इन्वेंट्री, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब कंपनी होल्ड करती है इन्वेंट्री तो देयर इज अ सर्टेन कॉस्ट टू होल्ड द इन्वेंट्री। अच्छा, फिर ऑर्डरिंग करने की भी कॉस्ट होती है। ठीक है, अच्छा, और फिर टोटल कॉस्ट हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने कहा था जो टोटल कॉस्ट होती है इन्वेंट्री की वो तीन होती है। एक जो है वन विल बी परचेज कॉस्ट। ठीक है, जिसको अगर मैं लिखूं टोटल परचेज कॉस्ट तो दैट इज परचेज प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड। अब फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या जी, परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने बात की थी, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि दो कॉस्ट होती है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, एक होल्डिंग होती है, एंड दे आर ऑपोजिट इन द नेचर। फॉर एग्जांपल, जो होल्डिंग कॉस्ट होती है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट में मेजॉरिटी जो होती है वो वेरिएबल कॉस्ट की होती है। सो एज द एक्टिविटी विल इंक्रीज योर होल्डिंग कॉस्ट विल इंक्रीज। जैसा कि इसमें कैपिटल की कॉस्ट आती है, कैपिटल टाइड अप, दैट इज द कॉस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट की कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो फिक्स नेचर की होती है वो रेंट की कॉस्ट होती है, राइट। अच्छा, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है दैट इज उसकी जो मेजॉरिटी नेचर होती है वो फिक्स होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है उसकी मेजॉरिटी जो नेचर है वो फिक्स है। तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जब हम लोग बात करते हैं तो एज एक्टिविटी इंक्रीज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज। बेटा अभी लिखना छोड़ दो, ये सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर, बड़े अच्छे प्यारे लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी समझ लो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने फॉर्मूले समझ लिए हैं, हम लोगों ने याद नहीं किया, राइट। एक दफा फॉर्मूले समझ लिए, जिंदगी आसान, राइट। अब देखो, ये एक पॉइंट है जिसपे ये क्रॉस कर रही है। इस पॉइंट से पहले आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है, होल्डिंग कॉस्ट कम है। इस पॉइंट से आगे आपकी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है। इसका मतलब ये है कि ये कोई पॉइंट ऐसा है जिसपे हमें ऑर्डर करना चाहिए। ये पॉइंट ऐसा है जिसपे हमें ऑर्डर करना चाहिए, इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए। और चूंकि ये पॉइंट ऐसा है जिसपे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों मिनिमाइज होगी है, क्योंकि इससे आगे एक ना एक बढ़ जाएगी, या ऑर्डरिंग कॉस्ट इससे पीछे एक बढ़ जाएगी, इससे आगे भी एक बढ़ जाएगी। तो इसको हम लोगों ने कह दिया दैट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी जब भी आप ऑर्डर करेंगे ऐसा पॉइंट पे जहां पे आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको फाइंड आउट करना थ्रू ग्राफ इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा इजी उसने कहा चाहिए करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला उसने दे दिया 2 मल्टीप्लाई बाय AD एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट OC। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सी, पर ऑर्डर की, और इसको डिवाइड उसने कर दिया होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से, और पूरे का उसने ले लिया अंडर रूट। अच्छा,
अमेरिकन ऑथर जो हैं वो ज्यादातर होल्डिंग कॉस्ट को लिखते हैं कैरिंग कॉस्ट, राइट? तो देयर इज आल्सो वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज कैरिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, राइट? कोई सवाल अभी तक? अब देखो चीजों को जरा कनेक्ट करके पढ़ना है, हम लोगों ने इस फॉर्मूले सिर्फ याद नहीं करने। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कंपनी को इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ती है। हम लोगों ने उसके रीजंस पढ़े थे। रीजंस ये होते हैं स्टॉक आउट ना हो, सीजनल डिमांड मीट हो सके, आपके जो है अनएक्सपेक्टेड हाई डिमांड हो जाती है उसको मीट हो, और ब्ला ब्ला 4-5 किस्म के हमारे पास जो रीजन थे कि व्हाई कंपनी होल्ड इन्वेंट्री। तो जब होल्ड करेंगी तो ऑर्डर भी करेंगी, ठीक है? अब ऑर्डर भी करना है, होल्ड भी करना है। नेचर हम लोगों ने देखी दोनों की ऑपोजिट है, एक को बढ़ाएंगे दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी को बढ़ाएंगे पहली कम हो जाएगी। तो ऑप्टिमल क्वांटिटी कौन सी है? वो है जहां पे दोनों मिनिमम हो जाए, यानी ये वाला पॉइंट वो है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू होल्डिंग कॉस्ट, और वही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का पॉइंट है, वो हम लोगों ने फार्मूले से निकाल देंगे। अब ये निकाल तो लिया कि जब भी ऑर्डर करना है ना तो कहते हैं इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है जो ये फार्मूला बताएगा। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? इससे आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। अच्छा, टोटल कॉस्ट कैसे आती है? एक तो इस तरीके से आती है, टोटल कॉस्ट का एक कंपोनेंट होता है टोटल परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड। अच्छा, दूसरा इसका कंपोनेंट क्या होता है? दैट इज कॉल्ड टोटल होल्डिंग कॉस्ट, कि भाई टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है? अच्छा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी? अगर इसी को देखें तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है जितनी इन्वेंट्री हम होल्ड करते हैं। अब जरा कनेक्शन रखना है, आउट नहीं होना कनेक्शन से। हम जब भी ऑर्डर करते हैं तो कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं? ईओ की क्वांटिटी, ठीक है? अब मुझे एक छोटी सी बात आप लोग बताओगे। लेट्स सपोज ईओ की क्वांटिटी है 1000 यूनिट्स। जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम 1000 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, क्योंकि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है, होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। लेकिन क्या वो 1000 की 1000 यूनिट्स आपके स्टोर में हमेशा पड़ी रहती है? नहीं, कुछ अभी पड़ी होंगी, आपने और ऑर्डर कर दी, जब आ गई कुछ निकल गई। तो ऑन एवरेज हम लोग कहते हैं कि वो फॉर्मूला वाला या लिटरेचर कहता है ऑन एवरेज ना आधी यूनिट जितनी भी ईओ की होती है ना उससे आधी यूनिट्स पड़ी जाती है। उसको वो वर्ड देता है एवरेज इन्वेंट्री, जो है एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी रहती है। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री वो कहता है कैसे कैलकुलेट करनी है? वो कहता है ई ओ क्यू को डिवाइड कर दो 2 पे करके मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है? अच्छा, और एवरेज इन्वेंट्री क्या है? एवरेज इन्वेंट्री है, अगर हम लोग इसको देखें होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। आप क्या क्लास ट्यूसडे और फ्राइडे को आज नहीं मेरी होगी। ओके जी, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी? दैट विल बी ई ओ क्यू डिवाइडेड बाय, देखो एवरेज इन्वेंट्री वही है ना जो एवरेज हमारे पास पड़ी रहती है स्टोर में, उसी की होल्डिंग कॉस्ट होगी ना, ठीक है? तो एवरेज इन्वेंट्री क्या है? एवरेज इन्वेंट्री है ई ओ क्यू डिवाइड बाय 2, और ये हमारे पास आ जाएगी कोई कॉस्ट जो कि जिसे हम लोग कह देंगे टोटल होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, तीसरी हमारे पास जो कॉस्ट होती है दैट इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे होगी? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमारे पास आ जाएगी जी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? इसे मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे किससे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो आप खुद सोचो, हम लोगों ने एक पूरे ये साल की निकाल रहे हैं ना, एक साल की हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है। एक ऑर्डर की कॉस्ट तो आ गई, इसे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? नहीं, ये तो आप अज्यूम कर रहे हो कि हर महीने एक ऑर्डर कर रहे हैं, अभी हमें पता नहीं हर महीने एक ऑर्डर कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर, एग्जैक्टली यही फॉर्मूले में है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यही फॉर्मूले में है। तो इसका मतलब है फॉर्मूला आप खुद डेवलप कर सकते हो, और आपको आना चाहिए फॉर्मूला, ना कि आप याद करते रहो, रटे लगाते रहो पेपर में, फिर रटा। आपको खुद पता होना चाहिए कि यार टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, अब सवाल ये आया कि
ऑर्डरिंग कॉस्ट तो पर ऑर्डर आ गई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कैसे निकलेंगे? देखो आपने जब भी ऑर्डर करना है, क्या ऑर्डर करना है? ईओक्यू, जब भी ऑर्डर करना है। और कितना ऑर्डर करना है आपको, साल में कितनी चीजें चाहिए, वो भी एक होगी। तो हम लोग का क्या करें, अगर एनुअल डिमांड जितनी भी है उसको ईओक्यू पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप लोगों ने कहा 12, अगर मैं उसी को एग्जांपल में लाता हूं तो हमारी एनुअल डिमांड है 12,000, ठीक है, और हम लोग हर दफा जब ऑर्डर करते हैं हम लोग 1000 यूनिट ऑर्डर करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने निकलेंगे? ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का। तो ये तीन जब चीजें निकल आएंगी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी इन्वेंटरी की। अच्छा अभी तक अगेन कनेक्शन बनाते हैं, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ईओक्यू फाइंड आउट करते हैं, और ईओक्यू किस पॉइंट पे आता है, जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट बराबर होना है। हम ऑर्डर करेंगे ईओक्यू, अच्छा ईओक्यू ऑर्डर करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू, फिर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि किस टाइम पे आके ऑर्डर करेंगे। बड़ी पेट सी एग्जांपल होती है, बड़ी क्लियर एग्जांपल है, आपके किचन में जो आटे की बाल्टी है, दैट इज प्योर एग्जांपल ऑफ ईओक्यू मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। जो भी आपके किचन को डील करता है, आपकी अम्मा करती हैं, आपकी बड़ी बाजी करती हैं, उन्हें पता होता है किस मौके पे वो आटा आना है तो हमने दोबारा ऑर्डर करना है। ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल खत्म हो जाए तो ऑर्डर करें। इट मींस शी हैव रीऑर्डर लेवल इन हर माइंड, वो उसके ऊपर कोई लगे हुए हैं। अच्छा अब आप क्या करें, लेट्स सपोज ये बाल्टी है आपके पास, लेट्स सपोज ये जी आपके पास बाल्टी है आटे की या कंटेनर है, आपको पता है आपने वहां पे ये लगा दिया निशान कि ये रीऑर्डर लेवल है, कि जब भी इस टाइम पे आएगा तो हम रीऑर्डर कर देंगे। और आपको पता है क्यों, अच्छा इसके भी है क्योंकि इतना आटा भी पड़ा हुआ है। अब जरा इसकी कैलकुलेशन समझना, आपको पता है कि यार ठीक है आटा जब भी मंगवाती है आप लोगों से मंगवाती है, जब भी आपको कहती है यार आटा लाना हो अभी नहीं लाना, हम मरे हुए हैं, हम यूनिवर्सिटी से थके आए हैं, ये पढ़े, उन्हें पता है ये करते करते 2-3 दिन लगा ही देता है। तो 2-3 दिन में, अच्छा उनके ज़हन में 2-3 दिन लगाएगा और हर दिन की मेरी यूजेज कितनी है, ठीक है, उसे उन्हें पता है कि हर दिन मेरा जो है ना वो 2 गिलास आटा यूज होता है, लेट्स सपोज, या 2 उन्होंने कंटेनर रखे, 2 कंटेनर आटा यूज होता है, 2 हर एक दिन में, तो ये 2-3 दिन तो लगा ही देता है आटा लाने में। तो वो क्या करेंगे, वो तकरीबन 6 कंटेनर का आटा रख के तो आपको कह देंगी, कहना शुरू कर देंगे आटा चाहिए आटा चाहिए आटा चाहिए, बिल्कुल खत्म होने में नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हें पता है 3 दिन लगने ही लगने हैं, राइट। अब अगर मेरे वर्ड्स पे गौर करो तो मैंने क्या कहा है कि उन्हें पता है 3 दिन तो लगा ही देने आपने आटा लाने में, और डेली यूजेज कितनी है 2 कंटेनर की। अब मैं इन्हीं वर्ड से फॉर्मूला निकालता हूं रीऑर्डर लेवल का, तो हमारे पास रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हमारे पास वही 2 वर्ड्स, कौन कौन से 2 वर्ड मैंने यूज किए हैं, एक यूजेज, एक टाइम। कौन सा टाइम वो जरा उसको टाइम देता है, उसको कहता है जी लीड टाइम, और इसके साथ वो कहता है मैक्सिमम यूजेज, मैक्सिमम लीड टाइम। अब यूजेज का तो बात समझ आ जाती है, व्हाट इज लीड टाइम, बोले की बड़ी है ना। लीड टाइम क्या है यार, लीड टाइम सिंपल सी बात है, ऑर्डर देने से ऑर्डर रिसीव करने तक का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। और अगर हम लोग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की बात करें, जो हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस किया था, परचेज ऑर्डर इशू होने से गुड्स रिसीव नोट इशू होने तक का जो टाइम है वो लीड टाइम है। क्योंकि जब आप परचेज ऑर्डर इशू करते हैं तब आप परचेजर को कहते हैं भाई इतनी चीजें चाहिए, सप्लायर को कहते हैं इतनी चीजें चाहिए, जब वो चीजें भेज देता है आपके स्टोर रूम में आ जाती हैं तो आप गुड रिसीव नोट इशू करते हैं, इसका मतलब चीजें आ गई। अच्छा मैक्सिमम क्या है आपने देखना है, आप लेट्स सपोज जैसे मैं अभी कह रहा था ये 2 से 3 दिन लगा ही देता है, तो 3 दिन आपने रखने हैं, और आपकी यूजेज कितनी है, मैक्सिमम यूजेज में 3 कंटेनर यूज हो जाते हैं, तो 3 कंटेनर यहाँ पे आ गए, राइट। ये वो फॉर्मूला है जहां पे आपने ऑर्डर करना है कि हाँ भाई ये मौका आ गया जहां पे ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करना है। फॉर एग्जांपल ईओक्यू ऑर्डर करना है, तो ईओक्यू जब ऑर्डर करोगे तो आपके लेवल यहां पे पहुंचेंगे, ये ईओक्यू आ गया, ये रीऑर्डर लेवल आ गया। अच्छा इसके बाद भी
यहाँ पे उनके पास कोई सेफ्टी स्टॉक होगा, उन्हें पता है इसने 3 दिन लगा ही देने हैं और मैंने इतना आटा यूज होगा 3 दिन में, स्टिल उसके अलावा भी कहीं जो उसका होता है वो भी तो पड़ा होता है, दैट इज योर सेफ्टी स्टॉक। इन केस 3 दिन से ज्यादा 3 दिन होते हैं, कोई उदा ना आता, कोई दंगा फसाद, कोई बाहर कोई दुकानें बंद हो जाती हैं, कोई जो है हड़ताल हो जाती है, कोई स्ट्राइक हो जाती है, तो 1 दिन का आटा फिर भी साइड में पड़ा होगा, दैट इज नॉट कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक। आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एक मैक्सिमम लेवल होता है, फिर एक मिनिमम लेवल होता है। आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मैक्सिमम फार्मूले यही है, इससे ज्यादा फार्मूले नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगी फिनिश, ठीक है। आज जो है मैं आप लोगों को लास्ट चांस दे रहा हूं बुक का। नेक्स्ट क्लास में जिसके पास बुक ना हुई 300 रुपीज का फाइन हर बंदे को पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि मेरे आपसे जितने की बुक होनी है उसे आधा 300 बनता है, तो आधी बुक 300 में होगी। बताना सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों को जो है वो एटलीस्ट ये याद रहे कि इतना ज्यादा फाइन होगा, बुक के बगैर पढ़ा नहीं जाता। ये मोबाइलों में जो लगे रहते हैं ना, मोबाइलों से पढ़ा नहीं जाता। तो आज लास्ट डे है जिसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ चांस, क्योंकि आगे आपके पास पूरे वर्किंग डे हैं, 4 वर्किंग डे हैं। अगली क्लास में ना हुआ एब्सेंट भी माफ करूंगा, 300 रुपए का फाइन भी करूंगा। एटलीस्ट 5वां चैप्टर जो कर रहे हैं, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये 5 चैप्टर आप लोगों के पास होने चाहिए। नीचे से करवा लोगे तो सस्ता पड़ेगा, बाकी जहाँ मर्जी कराओ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है कि ये समझो कि कोई उससे कह रहा है, ठीक है। लेट्स ओपन योर बुक। बुक का पेज नंबर 86 है और पीडीएफ का जो होगा दैट विल बी 94। ओके, अब आप लोगों ने करना क्या है, 93 तक हम लोगों ने किया था, हम लोग आते हैं जी 94 पे। ओके गुड, हम लोग आते हैं 95 पे, पीडीएफ का 95। एवरीवन इज देयर, शुड बी देयर, ठीक है। बुक का पेज नंबर है 87। एवरीवन इज देयर, ओके। यहां पे है जी एक इलिस्ट्रेशन 1, इलिस्ट्रेशन 1 दैट इज पार्ट ऑफ योर सेकंड असाइनमेंट। इलिस्ट्रेशन 1 इज पार्ट ऑफ योर सेकंड असाइनमेंट। अभी जरा हौसला करके लिखते देना, मैं इसको बताऊंगा कि क्यों है ये सेकंड असाइनमेंट का पार्ट है। ग्रीन। इसके बाद है जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर सेकंड असाइनमेंट, ठीक है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, इलिस्ट्रेशन 1 एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4। उसके बाद है जी इलिस्ट्रेशन 2 दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर सेकंड असाइनमेंट। इलिस्ट्रेशन 1, इलिस्ट्रेशन 2। मैं करता हूं जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5, बहुत इजी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अभी जो इलिस्ट्रेशन 2 है ना, वो हो जाएगी आपकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 की बेसिस पे, जो मैं अभी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो उसी तरह का सॉल्यूशन होगा जो कि इलिस्ट्रेशन 2 का होगा। और आगे जो एक सॉल्व करूंगा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, वो आपकी इलिस्ट्रेशन 1 और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, इन दोनों को कवर करनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खड़े होके 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा ना, अल्टीमेटली जब तक आप नहीं करेंगे सॉल्व नहीं होगा। तो आप असाइनमेंट बनाएंगे, दोबारा रूल बता रहा हूँ, असाइनमेंट बनाएंगे, असाइनमेंट 2 प्रॉपर्ली उसका एक टाइटल पेज होगा, हर बंदा असाइनमेंट बनाएगा, उसी असाइनमेंट का क्विज होगा, इन्हीं क्वेश्चन के इन जैसा क्विज होगा, और जो मार्क्स आपके क्विज के होंगे वही आपके असाइनमेंट के लिए होंगे। तो मंडे को हमारा जो पहला सेशन होगा उसमें दोनों क्विजेस और दोनों असाइनमेंट सबमिट होंगे। पहले मैं आपको एक क्विज दूंगा, फिर आपको दूसरा क्विज दूंगा, ठीक है जी। ओके जी, हम करते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5। लेट्स रीड द क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें 75% जो क्वेश्चन होता है
वो सॉल्व हो जाता है वंस यू हैव एक्सट्रैक्टेड द डेटा। ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। A national chain of tire fitters stocks a popular tire for which the following information is available. यूजेज उसने बता दी 175 टायर्स पर डे है और लीड टाइम उसने बता दिया 16 डेज। अच्छा, एक बच्चे गलती क्या करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक मैंने देखी हुई है, समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस में आपको लीड टाइम वीक्स में दे देगा, यूजेज डेली दे देगा, या यूजेज वीकली दे देगा, लीड टाइम वीक्स में देगा। तो आपको दोनों को जो है वो एक लेवल पे लाना है, या दोनों डेज में हो, या दोनों वीक्स में हो, या दोनों ईयर में हो, तब मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम है तो हमारे क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है 175 टायर्स पर डे, तो ये इस तरह भी हो सकता था, इट कैन बी 175 to 200 पर डे, तो उसमें फिर हम लोग 200 पिक करते हैं क्योंकि मैक्सिमम को पिक करना है ना। लीड टाइम भी लिखा हो सकता था 16 to 20 डेज, तो हम लोग 20 को पिक करते हैं। और रीऑर्डर क्वांटिटी 3000 है। अब रीऑर्डर क्वांटिटी उसने ऐसे ही दिया, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए। आगे क्या कहते हैं, कहते हैं बेस्ड ऑन द डेटा अबव एट व्हाट लेवल ऑफ इन्वेंटरी शुड अ रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर बी इशूड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट देयर आर नो स्टॉक। अच्छा, इसमें ना एक और फॉर्मूला भी आता है जो कि आपकी बुक वाले ने शायद नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक ऐड हो जाता है। ठीक है, ये वही सेफ्टी स्टॉक है, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ ये वही सेफ्टी स्टॉक है जो आपने पर्स की अंदर वाली जेब में 200 रुपए 300 रुपए रखे होते हैं, या मुश्किल वक्त में काम आएंगे, उसको नहीं छेड़ना। बाकी चीजें चल रही होती हैं, उसको नहीं छेड़ना, वो मुश्किल वक्त में काम आएंगे। एंड इट हैपेंड एक्चुअली, मैं आपको बताऊंगा जब, ये तो लेक्चर का चल रहा है, हम लोग नारायण गए थे वजीराबाद से, गुजरावाला से, वहाँ ये 2009 की बात है। ठीक है, वो सारे पैसे, 2 लोग थे, पैसे मेरे पास ही होते हैं, वो मेरा जूनियर भी था, दोस्त भी है, स्टूडेंट भी था, उन्होंने सारे पैसे मुझे दे दिए, मेरे पॉकेट में थे। हम लोगों ने 2 रातों के लिए नारायण में कमरा ले लिया, उसे पेमेंट भी कर दी। अगले दिन सुबह सुबह हम लोग गए लुलुसर लेक पे, अभी वो बन रही थी, ये कोई सड़क नहीं थी, 2009 की बात है, वो छोटी सी मस्जिद बन रही थी। वहाँ पे ऐसे ही शुगर आया कि चल यार, शुगर नहीं कहा जी, इतनी दूर अल्लाह ताला ने पहुँचा दिया है रीजन से, तो उसमें पैसे डालते हैं। चंदा डाला उसमें 500 रुपया, उसके बाद मैंने पर्स कहीं रखा है जेब में, तो जेब में आया नहीं। हम आराम से मुझे 4 घंटे लगा के वापस आए नारायण में। मेरे साथ जो था मुझे कहता सभी आज ज़रा अच्छा खाना, नॉर्मली मैं खिलाता तो रस टॉफियाँ, बजट कम होता है, इसी में गुजारा होता है। तो उसने कहा सभी आज अच्छा खाना बन गया, बताओ क्या करना, कहता कढ़ाई नहा दो के हम लोग पहुँचे कढ़ाई वाली जगह पे, पर्स देखा तो पर्स कोई नहीं, वापस गए ढूंढा ऐसे लोग, अब कुछ भी नहीं था पास है, 0 थे हम लोग। मैंने ज़ार को कहा, ज़ार उसका नाम, मैंने ज़ारी पैसे हैं, ये सारे आपको दे दिए। मैंने कहा फिर भी, कहता है पर्स की अंदर वाली पॉकेट में रखे होते हैं, शायद मिलते हैं। नाउ दैट वाज सेफ्टी स्टॉक। वहाँ से हमारे पास 500 रुपया निकला। ठीक है, अब कहता है अब क्या करना होगा, क्या करना है, एंजॉय करेंगे। 350 की हम लोगों ने खाई रोटी, 150 के लिए रस और टॉफी, पानी वहाँ चश्मे का मिलता है। अगला दिन झील सैफल मुल्क पे भी गए, वापस भी आए पैदल। ठीक है, वहाँ से क्योंकि रात 2 रातों के लिए हमारा रूम था, रात भी रहे वहाँ पे, टॉफियाँ खाई, रस खाए, चाहे वो पिया, पानी पिया। मेरे हाथ से जेब में कुछ 10-15 रुपए थे और पेट्रोल खत्म था ऑलमोस्ट। वहाँ से निकाले। अब आप लोगों को आइडिया होगा, शायद जो गया हो, कि नारायण से ऑलमोस्ट बालाकोट तक ना शायद ही कोई जगह आती है जहाँ पे आपको रेस देनी पड़ती है, अदरवाइज बाइक आता है, बाइक या गाड़ी आती है। गाड़ी मुश्किल से आती है, हम ऐसे ही लेके जहाँ पे आ जाते, क्योंकि सड़क अभी बनी नहीं थी, जहाँ पे रुक जाते वहाँ पे धक्का लगा देते। हम बालाकोट तक जो है वो बाइक बंद करके लाए। बालाकोट से आगे मानसेरे पहुंचे, बाइक चला के, क्योंकि थोड़ा सा पेट्रोल था। मानसेरे में था ये इजी पैसे वाला, ठीक है, उससे इजी पैसे से पैसे मंगवाए, 2 से 1000 रुपया, उसने 1200 भेजा, उससे हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया और फिर वापस। राइट, तो दिस इज सेफ्टी स्टॉक से याद आ गया, दैट वाज सेफ्टी स्टॉक जो काम होता है। दैट अच्छा, कंपनीज को भी वो सेफ्टी स्टॉक काम आ जाता है कि इसी तरह कोई ये अप डाउन हो जाए, हादसा हो गया ना, तो हादसा हो गया, लेट हो गया, तो वो सेफ्टी स्टॉक काम आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इज सिंपल। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यूजेज कितनी है, यूजेज है 175, इधर गया, इधर देख देता हूं, यूजेज है, इसके पास मार्कर तो नहीं पड़ा, मेरे पास नहीं है,
चलो 175 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम 16। बताओ, और सेफ्टी स्टॉक हमारे पास 0 है। 28 वाले कितना? 2800 क्या टायर्स? जब भी 2800 टायर्स पे, यहाँ पे लेट्स सपोज ये बकेट है उनके पास, ये बड़ा कंटेनर है जिसमें टायर रखते हैं, जब भी 2800 के पास आ जाएंगे टायर तो दोबारा ऑर्डर करेंगे किसका? ईओक्यू का। गॉट इट? अब चलते हैं जी ईओक्यू पे। ईओक्यू की इलिस्ट्रेशन पेज नंबर है जी 98 आपका पीडीएफ का, और बुक का है 90। उस पे है इलिस्ट्रेशन 3, वो भी आपकी असाइनमेंट का पार्ट है, लिख लो। इलिस्ट्रेशन 3, इलिस्ट्रेशन 1 2 3 टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, दैट इज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। इसमें एक जो इलिस्ट्रेशन 2 है वो इसी की बेसिस पे हो जाएगी जो हम लोगों ने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 की है, और अभी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 जो करने लगा हूं उसकी बेसिस पे आपकी बाकी इलिस्ट्रेशन हो जाएगी। मैं कंप्लीट सॉल्व करता हूं, राइट? एवरीवन शुड बी देयर ऑन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6। सब हैं? छापा नहीं अब आपने मारना, ठीक है? आपने क्वेश्चन मेरे साथ रीड करना है ताकि एक क्वेश्चन का आपके पास डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो जाए। क्लियर है? इसकी फोटो लेनी है ले लो, क्योंकि मुझे सिर्फ ये रन करना है, ये एरिया। डन? ठीक है। अच्छा, वैसे तो फोटो लेने की ऐसा जरूरत नहीं है, इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो कर लोगे आप। अच्छा जी, अब क्या करना है जी हम लोगों ने मैं ये भी कर लूंगा। चलो, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट सेज a company is planning to purchase 90,800 units of a particular item in the year ahead। अगले साल कितनी यूनिट खरीदनी है? 90,800। बेटा मेरे मुंह पे नहीं लिखा हुआ, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है? 90,800 यूनिट्स अगले साल बाय करनी है, तो एनुअल डिमांड कितनी हो गई? हम लोग यहाँ पे लिखते हैं साथ साथ, एनुअल डिमांड हो गई 90,800 यूनिट्स। Right? Let's read further. It says the item is purchased in boxes each containing 10 units of item and a price of 200 per box। तो परचेज प्राइस पर बॉक्स कितनी है? $200 पर बॉक्स। देखो, अब उसने एनुअल डिमांड दिया यूनिट्स में, प्राइस दे दिया बॉक्सेस में, या प्राइस को बॉक्सेस में कन्वर्ट कर लो, या एनुअल डिमांड को जो है प्राइस को यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो, या एनुअल डिमांड को बॉक्सेस में कन्वर्ट कर लो। इफ यू आस्क मी कि क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा एनुअल डिमांड को बॉक्सेस में कन्वर्ट करो। उसका रीजन ये है कि जितने भी जीरोस है उसको कम करो, क्योंकि अगर इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे ना तो 10 यूनिट्स का एक बॉक्स होता है, तो हमारे पास $20 पर बॉक्स आ जाएगा, तो कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी आप, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, मैं इसी को यहाँ पे 9080 बॉक्सेस लिख देता हूं। एक बॉक्स में 10 यूनिट्स है ना, एक बॉक्स में 10 यूनिट्स है, तो ये यूनिट्स है तो कितने बॉक्सेस हो जाएंगे? 9080 बॉक्सेस हो जाएंगे, ठीक है? मैंने आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग जब शुरू कराई थी ना, मैंने कहा था ये सब्जेक्ट ऐसा होता है, इस सब्जेक्ट में बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े कैजुअल से नजर आते हैं क्लास में, दे स्कोर वेरी गुड मार्क्स। चल रहा? अच्छा, दे स्कोर, इधर हो जाओ, आपका सर आ रहा है, ये चेयर निकालो, चेयर पीछे करो। अच्छा चलो। If they have very casual approach, so for example, some students have very casual approach, but they score very good marks in cost accounting, and some students who are very good, but they try to memorize everything, they get very low marks in cost accounting and management accounting। उसकी रीजनिंग ये होती है, ये याद नहीं हो सकती। You cannot memorize each and everything. You have to be, you have to use common sense। अब देखो, हमें पता है 10 यूनिट्स का एक बॉक्स है, तो कितने बॉक्सेस होंगे? 9080, राइट? परचेज प्राइस क्या है? 200 बॉक्सेस। नेक्स्ट चलते हैं, वो कहते हैं जी अ सेफ्टी इन्वेंटरी ऑफ 250 बॉक्सेस इज केप्ट। तो मैं सेफ्टी स्टॉक
250 यूनिट्स लिख देता हूं, राइट। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद वो कहता है कि द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एन आइटम इन इन्वेंटरी फॉर अ ईयर इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, स्पेस इज 15% ऑफ परचेज प्राइस। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? दैट इज 15% ऑफ परचेज प्राइस, 15% ऑफ परचेज प्राइस, which means that is 15% of 200, which is equals to कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर इसलिए आप लोगों को कहा था जो नहीं यूज करेगा उसे डबल जुर्माना, 30 डॉलर। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे क्या कहता है? आगे कहता है द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर्स is estimated from cost data collected relating to similar orders where cost of $5910 were incurred on 30 orders। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट उसने दे दी 5910, 30 ऑर्डर्स की, हमें पर ऑर्डर चाहिए, बताओ कितनी आएगी? 197 डॉलर्स पर ऑर्डर। साथ में ही कहता है इट शुड बी अज्यूम्ड दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज इन प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस, यानी ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है। 2% should be added to the above ordering cost to allow for inflation। कहते हैं ये तो डाटा था पिछले साल का, इस साल 2% इन्फ्लेशन भी होगी, तो अब आप क्या करें? या तो वही बच्चों के जो 5वीं जमात प्राइमरी वाले बच्चे होते हैं ना, 197 का 2% लेके उसको फिर ऐड करके तो टोटल निकाल दो, या सिंपल तरीका इसका क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.02 से। देखो जब भी आपने कोई चीज बढ़ानी होगी, इंक्रीज करनी होगी, तो 1 में उस परसेंटेज को ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो। जब भी आपने कोई चीज कम करनी होगी, डिस्काउंट लेना होगा, तो 1 में से उस परसेंटेज को माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट सेम आंसर। आप जाके चेक कर लेना। 200.94 डॉलर। कोई सवाल अभी तक? Assume that usage of the item will be even over the year। अच्छा, ये EOQ की assumption है कि आपकी जो यूजेज रहती है वो जो है इवन रहती है, ये नहीं कि किसी महीने ज्यादा होगी किसी महीने कम होगी, ठीक है। अब हमें करना क्या है? क्या जी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एनीवन? एक बंदा ना यार, एक बंदा, हाँ, कोई सा ऊंची आवाज में। ओके, द ऑर्डर क्वांटिटी विच मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट इज। अब वो डायरेक्टली ये नहीं कह रहा EOQ बताओ, वो कह रहा है वो ऑर्डर क्वांटिटी बताओ जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। तो वो कौन सी होती है? वो EOQ होती है। यही तो हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है EOQ। तो पुट कर लेते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड कितनी है? 9080 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है जी 200.94 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट कितनी है जी? 30। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है जी? 30 की कैलकुलेट करो कितना आता है? 348.76। पूरा बताओ, 4 डेसिमल प्लेसेस। 7630 यूनिट्स बॉक्सेस। यार जो भाग के एक बात कर जल्दी से लेट नहीं करना। और गुजर भाई में तो ना 2 दे दे। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया? 348.7630 बॉक्सेस हम लोगों ने ऑर्डर करने। भाई हम लोग नहीं कर सकते 0.76। आपको कुछ और आ रहा है? कितना आ रहा है? तो बेटा ये कुछ गड़बड़ ही आ रहा है। ये आपने लिया, अंडर रूट लिया, तो वो बुला लेते हैं ना किसी को बाहर से आके ले लो। वो मार्कर निकाल देते हैं। ग्रीन लाइट ऑन है। ये नेक्स्ट टाइम इसको वो कर देंगे, एरोप्लेन मोड कर देंगे, ताकि वो मैसेज वगैरह बीच में डिस्टर्ब कर लेते हैं।
नहीं अभी नहीं, अभी तो ब्रेक के बाद कर लेंगे। अरे यार अच्छा, हमारे पास आगे जी कितनी 348.7630 बॉक्सेस। कोई सवाल अभी तक? अच्छा, अब इनको यूज करके हमारे पास एक चीज आ गई, मैं फुल क्वेश्चन करने लगा हूं ताकि आपकी इलस्ट्रेशन का भी हो जाए। अब इसको यूज करके हम लोग कॉस्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले टोटल परचेज प्राइस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दो उसने मांगी नहीं है, हम खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं। परचेज प्राइस कितनी है जी एक बॉक्स की? 200 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड कितनी है? 9080 एनुअल डिमांड। हाँ बताओ कितना आता है? 181,600 डॉलर। बेटा उसने मांगी नहीं है, ये हम खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि आपको हो जाए। आप लोगों ने एग्जाम में जो उसने रिक्वायर किया वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा होल्डिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैन यू गिव मी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट? यस वी कैन। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 30। Do we have EOQ? Yes, we have 348.7630 divided by 2. Can you please calculate? 5231.45 डॉलर्स कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब हुआ क्या? वंस मैं बार बार आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि होल्डिंग कॉस्ट जब EOQ होती है तो होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा बराबर होती है, क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ बनाया था उसके ऊपर दोनों बराबर थी ना। एक दफा मैंने बच्चों को क्वेश्चन दिया जिसमें ऑर्डरिंग का डाटा था ही नहीं, ना ऑर्डरिंग कॉस्ट का डाटा, ना ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये वो। मैंने उन्हें कहा टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो। अब वो रो पिट के जी नहीं ये हो ही नहीं सकता। मैं हो सकता है, नहीं हो नहीं सकता, हो सकता है सर, डाटा ही नहीं है, नहीं हो सकता है सर, इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे। मैंने करेंगे। एक चीज मिस कर गए थे क्या? जितनी आपकी होल्डिंग कॉस्ट होगी, अगर आपने EOQ ठीक कैलकुलेट किया है, जितनी आपकी होल्डिंग कॉस्ट होगी उतनी ही आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। चेक कर लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 200.94। एनुअल डिमांड कितनी है? 9080 डिवाइड बाय EOQ कितना है? EOQ 348.7630। बताओ जरा कितना आता है? 5231.45। इज इट सेफ? भाई ये कोई अजूबा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो एक्चुअली हम लोगों ने देखो EOQ आता ही उस पॉइंट पे जहां होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो जाए, तो हम तो रिवर्स चल रहे हैं सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि दोनों बराबर। तो आपको एक नाम ही दी गई है, दूसरी वही आएगी। इन तीनों को जब ऐड करोगे तो दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। Still we haven't answered the third one, the requirement of our question. क्या है जी requirement question? This will be ordering the item every day. Okay. अब वो क्या कह रहा है? कहता है कितने दिनों बाद या कितने, किसमें वो मांग रहा है? कितने वीक्स बाद ऑर्डर करेंगे। जरा फॉर्मूला को गौर से देखो। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता हो तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं क्या कितने वीक के बाद ऑर्डर करेंगे? क्योंकि हमें पता है साल में कितने वीक होते हैं? 52। ठीक है, अगर वो डेली भी पूछता कितने दिनों बाद ऑर्डर कर सकते हैं तो हमें पता है साल में कितने डेज होते हैं? 365। समटाइम्स लोग 352 भी यूज करते हैं, समटाइम्स 335 भी यूज करते हैं, या कुछ ना था 360 भी यूज करते हैं, कुछ ना था क्या हो तो 365। हमें ये भी पता है महीने में कितने महीने बाद ऑर्डर करना है, हमें पता है 12 महीने होते हैं। क्या हम यहां से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं? यस, ये कैलकुलेट किया हुआ है। जरा मुझे बताओ कितना बनता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स? 24। कितना? 26। ओके, 26 पॉइंट नहीं लाते क्योंकि ऑर्डर पूरा ही हो गया ना। इसका मतलब है टोटल पूरे साल में हम लोग 26 ऑर्डर करेंगे। पूरे साल में 26 ऑर्डर्स करेंगे। तो कैन यू कैलकुलेट कि कितने वीक के बाद करेंगे? यार दैट्स वेरी सिंपल। 52 को 26 में डिवाइड कर दो। अगर उसने डेली का होता तो 365 को 26 में कर देते। अगर उसमें मंथली का होता तो 12 को 26 पे डिवाइड कर दे तो आपके पास मंथ आ रही है कितने मंथ बाद ऑर्डर करो। तो यहाँ पे जो उसने कहा है
हर 2 वीक के बाद हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन में आपसे डिमांड किया कि कितनी देर बाद ऑर्डर करेंगे। यार ये तो कॉमन सेंस है, 26 ऑर्डर्स करने हैं पूरे साल में, वीक कितने होते हैं 52, तो हर दूसरे वीक में ऑर्डर करेंगे। कैलकुलेशन ना भी कर रहे हो, गॉट इट? आगे समझ? कोई सवाल यहाँ तक? वेरी गुड। इसकी फोटो ले लो, इसी तरह का एक सवाल करते हैं। इलिस्ट्रेशन 4 डाल दो असाइनमेंट में। इलिस्ट्रेशन 1 2 3 4, 4 इलिस्ट्रेशंस, एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये 5 आप लोगों ने करनी है। 4 इलिस्ट्रेशंस, एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली तो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 2 3 भी आप लोगों को दी थी करने के लिए। ठीक है, सिंपल सी थी ना, सिर्फ वो आइडिया करना। तो जो सॉल्व करने वाली है, जो आपने असाइनमेंट में करके लानी है, वो ये करके लानी है, राइट? अब हम लोगों ने कहाँ जाना है, जो कि ब्रेक से पहले हम लोगों ने कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत बड़ी बात करने लगा। कॉस्ट अकाउंटेंट का दिमाग विल बी अ बनिए का दिमाग, जहां से फायदा हुआ उस तरफ निकल गया। कॉस्ट अकाउंटेंट यही है। ठीक है, यही ज़हन में रखना है। लिटरेचर हमें क्या कहता है, जरा लिखना छोड़ के, लिटरेचर हमें क्या कहते हैं कि जब भी ऑर्डर करना है कितना करना है कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। और वो कौन सा पॉइंट है? ईओक्यू। वो हमने निकाला 348। लेकिन आपको सप्लायर कहता है भाई 500 ऑर्डर से ऊपर ऑर्डर करोगे तो 10% डिस्काउंट दूंगा परचेज प्राइस में। अब आपके जेहन में आते हैं यार डिस्काउंट पकड़े कि लिटरेचर को पकड़े? तो भाई आप कॉस्ट अकाउंटेंट किस चीज के हो? कैलकुलेट कर लो, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लो विद डिस्काउंट, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लो विदाउट डिस्काउंट। जो सस्ता होगा गो विद दैट। अगर विद डिस्काउंट आपकी ईओक्यू नहीं यूज हो रही और स्टिल सस्ता पड़ा है, तो भाई लीव ईओक्यू। क्यों ईओक्यू को रखना है? ईओक्यू का मकसद ये था कि आपकी कॉस्ट मिनिमाइज करे। तो अगर कॉस्ट के अलावा आपकी कॉस्ट, वो ईओक्यू के अलावा आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, तो गो अहेड विद दैट। फिर ईओक्यू को फॉलो करना क्यों है? अल्टीमेटली तो गोल है कॉस्ट कम करने का, और वो कर लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है, मैं सिर्फ रब कर रहा हूं डेटा थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा जो गंद है वो खत्म हो जाए। तो समझ आ रही है? ये तो बात पता नहीं, मतलब ऐसे ही कहते हैं सारे, रानी ना, लेकिन ऐसे ही कहते हैं। हाँ समझ आता है जी। टायर वाले 3000 टायर दिए हुए थे, इस तरह आपने नहीं लाना सर। बेटा 3000 जरूरी नहीं होता हर चीज को यूज करना है। वो 3000 का यूज ही नहीं होगा। यूज ही नहीं, आपने नहीं कैसे यूज करा? नहीं वो तो फिर ये तो आप सीनियर से पूछ सकते हैं फिर पेपर का स्टाइल। ओके जी, अब हमारा आएगा विद और विदाउट डिस्काउंट। ठीक है, रूल क्या है? हमें जो सस्ता पड़ेगा हमने वहां जाना है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 7 करते हैं, इलस्ट्रेशन 4 आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स रीड क्विकली। कहता है वोल्टन लिमिटेड, अ रिटेलर ऑफ Abejo. The company has an annual demand of 36,750 bottles. ठीक है, या barrels. Everyone is there? Test understanding 7. तो हमारे पास क्या आ गई जी? मैं यहाँ पे डेटा लिखता हूँ। एनुअल डिमांड कितनी है? 36,750 barrels. Right? कहते हैं the cost of each barrel is 12, तो purchase price is $12. Fresh price can be obtained immediately, but ordering cost and the cost of carriage inward are 200 per order. So we have ordering cost. How much? 200 per order. Well, the annual holding cost, one barrel in inventory is estimated to be 1.20. मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने लगा, 1.20 ही आएगा। उसने एब्सोल्यूट दिया है। मैं क्या करने लगा हूं? मैं करने लगा हूं होल्डिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ परचेज प्राइस, क्योंकि जब परचेज प्राइस चेंज होगी तो होल्डिंग कॉस्ट भी चेंज होगी। ठीक है, विच इज 10% ऑफ 12
which is 1.20, सेम 1.20 आया। 12 परचेज प्राइस है, उसका 10% दिया, 1.20 ही है जो कि उसने दिया हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्टली वो वाला यूज करते तो फिर जब हम लोग परचेज प्राइस चेंज होती फिर फर्क ना आता। अब 10% करके फर्क आएगा। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेटेड इज 3500 बैरल। हम भाई यकीन नहीं करते उसने बता दिया EOQ कितना है 3500 बैरल, हम नहीं यकीन करते, हम अपनी कैलकुलेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 36750 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 1.20 बताओ कितना आता? 3500। सो हम लोगों ने उसको भी क्रॉस चेक कर लिया कि वो ठीक कह रहा था कि नहीं। तो 3500 बैरल्स EOQ उसने बता दिया। अब हम करेंगे क्या? अब हम लोग अगला क्वेश्चन का पार्ट नहीं पढ़ रहे, अब हम लोग टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे अगर EOQ ऑर्डर करते हैं। ओके जी, हम लोगों की परचेज प्राइस क्या है 12, हम लोगों की एनुअल डिमांड क्या है 36750। बताओ यार कितना? 44 1 000। कोई सवाल यहाँ पर? हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट टोटल कितनी आएगी? होल्डिंग कॉस्ट है जी 1.20, EOQ है 3500 डिवाइड बाय 2, बताओ कितनी आएगी? 2100। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इतनी ही आनी चाहिए, कैलकुलेट करके देख लेंगे क्योंकि EOQ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना। ठीक है, लेट्स डू इट। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है 200। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम लोग निकालते हैं एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ व्हिच इज 3500। जरा कैलकुलेट करके बताओ इतनी आती है? यस सर। ठीक है, तीनों को जमा कर दो क्योंकि टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। $445,200। कोई सवाल अभी तक? अगर हम लोग EOQ को फॉलो करते हैं तो ये टोटल कॉस्ट आएगी पूरे साल की। कोई सवाल यहाँ तक किसी को? एनी क्वेश्चन? ओके, इस पार्ट की अगर फोटो लेनी है तो सिर्फ इस पार्ट की फोटो ले लो जल्दी से, और अगर नहीं चाहिए तो वीडियो है उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ये रब करना है, बाकी नहीं रब करना, सिर्फ ये रब करना। डन? देखो बेटा, जब हम लोग फॉर्मूले के थ्रू एक क्वांटिटी निकालते हैं और उसे ऑर्डर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। भूल के बोलो यार, क्या मतलब है? इकोनॉमिक ऑर्डर। उसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन जब फॉर्मूले से नहीं करेंगे लेकिन स्टिल कोई क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? क्वांटिटी। सिंपल क्वांटिटी, सिंपल क्यू, बाकी सारी चीजें वही रहेगी। तो अब क्या होगा? अब अगली लाइनें पढ़ते हैं क्वेश्चन की। लेट्स रीड द क्वेश्चन टुगेदर। इट सेज the supplier introduce a quantity discount of 2% on order of at least 5000 barrels and 25% on order of at least 7500 barrels। अब क्या होगा? अगर at least 7500 ऑर्डर करोगे तो कितना मिलेगा? 2.5% डिस्काउंट। अगर 5000 at least ऑर्डर करोगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 2%। Now you will tell me कि which one I'll do, 2.5% वाला या 2% वाला, दूसरा आप खुद असाइनमेंट में करेंगे। बताओ कौन सा करूं? 2.5 वाला करूं? ओके। अब हमारी चेंजेस कहां आएंगी? एनुअल डिमांड विल रिमेन सेम। जरा छोड़ दो। एनुअल डिमांड विल रिमेन सेम। परचेज प्राइस सेम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको वो 2.5% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। मैंने आपको डायरेक्ट करने का तरीका क्या बताया था? अगर कोई चीज लेस करनी है तो 1 में से उसको लेस कर दो। 2.5% कितना बनेगा? 0.025। 1 में से जब उसे लेस करोगे तो हमारे पास आएगा 0.975। जरा बताओ कितनी परचेज प्राइस आती है? नहीं, $11.7 नई परचेज प्राइस आ जाएगी डिस्काउंट के बाद। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कोई चेंज नहीं हो रही। होल्डिंग कॉस्ट 10% ऑफ परचेज प्राइस व्हिच मींस 11.7 which means $1.17, right?
एंड क्वांटिटी कितनी है अब हमारे पास? क्वांटिटी है 7500 बैलेंस। हमारे पास डेटा बन गया। अब सॉल्व करते हैं। मैं इसको नहीं छेड़ा, मैं यही वाला इधर सॉल्व करता हूं ताकि आप लोगों के पास आइडिया रहे। ये था ईओक्यू वाला, यहां ईओक्यू के बगैर वाला करते हैं, ठीक है। परचेज प्राइस इसी तरह 11.7 मल्टीप्लाई बाय 36750, बताओ कितनी आती है? 429975 राइट। टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 1.17। गलती नहीं करनी है। अगर एब्सोल्यूट होता तो 1.2 ही होता, जो क्वेश्चन में नॉर्मल गिवन था। हम लोगों ने परसेंटेज रखी थी 1.17 मल्टीप्लाई बाय, अब ईओक्यू की जगह क्यू है सिर्फ, विच इज 7500 डिवाइडेड बाय 2। ओके, गिव मी आंसर। 4387.88 कर देते हैं, राइट। पॉइंट्स पे नहीं रखते ना। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 इज सेम, मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड विल बी सेम, डिवाइडेड बाय ईओक्यू नहीं है, क्यू है। कितना? 7500। बताओ कितना आता है? कितना? देखो हुआ क्या, अगर मैं यहां पे लिखूं, जरा देखना, हमारे पास ग्राफ थे इस तरह के, ये थी हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट, ये थी ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब हमारी ये थी हमारे पास यूनिट्स, जब हमारी यूनिट्स बढ़ती हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है, हमारी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। हमारी यूनिट्स थी 3500, 35 से किस पे गई? 7500 पे। आपकी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो गई। ग्राफ से नई चीज नहीं है, बेसिक सारी उधर की उधर है। इन तीनों को जमा कर दो। 435343 मुझे एक बात बताओ, ये कम है कि ये कम है? ये कम है। वो कम है ना, तो लीव ईओक्यू, क्यों ईओक्यू फॉलो करना? यहां पे ईओक्यू तो नकारा हो गया, क्यों? क्योंकि ईओक्यू तो कॉस्ट ज्यादा बता रहे, तो फाइन, विल गो विद द डिस्काउंट। हम लोग ईओक्यू नहीं करते, बात है। क्लियर? ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद हम लोग शुरू करेंगे। ये तो था ईओक्यू जब कंपनीज ऑर्डर करती है, मतलब ऑर्डर कर रही है ना, ऑर्डर करके चीजें मंगा रही है। कंपनी प्रोड्यूस भी तो कर सकती है, कंपनी मैन्युफैक्चर भी तो कर सकती है। तो जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो वही चीजें चाहिए कि कितना मैन्युफैक्चर करें, बैच का साइज कितना होना चाहिए, तो उसको ईओक्यू की जगह कहते हैं ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ठीक है जी, यहां पे एंड करते हैं। ब्रेक के बाद, मगरिब की ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे। पॉज नहीं, बंद कर दो, 2 पार्ट। क्वांटिटी वही चीजें हैं, लेट्स रीड इट क्विकली। उसको रीड करते हैं अपने बुक से। कुछ मुझे पेज नंबर बताएगा? जस्ट अ मिनट। हाँ, 102। ओके जी, इफ वी रीड द फॉर्मूला एज, द फॉर्मूला इज 2 into AD, मैं उसी फॉर्मूला को यूज करता हूं, ठीक है, into ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट into 1 minus annual demand divided by R. Now R is your replenishment rate. What is replenishment rate? Replenishment rate is actually at which rate you manufacture your components. ठीक है, इसमें नीचे लिखा भी है, let's read it together. Now what is Q or EBQ? That is economic batch size. D is AD is annual demand. CH और HC is cost of holding 1 unit for 1 year. वही उसी तरह। अच्छा, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, ये अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, मतलब आपने बैच को सेटअप करना है, मशीनों को सेट करना है। मेरी बात है, आप ऑर्डर तो नहीं करना ना, आपने मशीन को सेट करना है, तो ये वो है। और आर है रिप्लेनिशमेंट रेट। लेट्स रीड द क्वेश्चन, इसको एक सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है,
हम करते हैं जी इलिस्ट्रेशन करते हैं, इलिस्ट्रेशन 5 और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8, दैट इज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। हम इलिस्ट्रेशन 5 करते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 इज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट, ठीक है। लेट्स रीड द क्वेश्चन टुगेदर। इट सेज द फॉलोइंग इज रेलिवेंट फॉर आइटम एक्स, प्रोडक्शन इज एट रेट ऑफ 500 यूनिट्स पर वीक। नाउ दिस इज योर रिप्लेनिशमेंट रेट. Replenishment rate is, I'll write it over here, R is 500 units per week. Demand is 10,000 units per annum evenly spread over 50 working days. See, वो आपको AD दे रहा है कितनी है 10,000 और साथ में वो वाइजली आपको बता रहा है कि 50 वीक्स होंगे, तो हम लोग 50 को मल्टीप्लाई करके अपना रिप्लेनिशमेंट एनुअल रेट भी निकाल सकते हैं, विच विल बी 25,000 यूनिट्स एनुअली, क्योंकि हम लोग एनुअली ही चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है। सेटअप कॉस्ट जो कि CO है। अच्छा, यहां पे मैं आपके लिए क्या करता हूं, आई विल राइट इट सेटअप कॉस्ट SC, EBQ को चेंज कर लेते हैं ताकि याद रहे। SC लिख दिया जो कि CO की जगह था, ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह, OC की जगह हम लोगों ने SC लिख दिया कि सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कितनी है, वो कहता है जी सेटअप कॉस्ट है 2700 पर बैच, एंड यू हैव स्टोरेज कॉस्ट जो कि होल्डिंग कॉस्ट ही है। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, दैट इज 2.50 पर यूनिट। नाउ द फॉर्मूला इज देयर, वी हैव टू जस्ट पुट द डेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2700 डिवाइडेड बाय 2.50 multiply by 1 minus 10,000 divided by 25,000 and whole under root. So जो भी आंसर आएगा that will be your EBQ. अच्छा, मजे की बात है, इस EBO को यूज करके 6,000 यूनिट्स आप बनाएंगे, जो बैचेस बनाएंगे इस EBQ को यूज करके। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सेटअप कॉस्ट एनुअली एंड होल्डिंग कॉस्ट एनुअली, वो भी दोनों बराबर आएंगी। जैसे हम लोगों ने ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को फाइंड आउट किया था, यहां पे भी बराबर आएंगी। कोई सवाल यहां तक, एनी क्वेश्चन? उसके बाद वो एक वर्ड यहां पे यूज कर रहा है इसी बुक में, स्टॉक टेकिंग का। आप लोगों को याद होगा, आपने एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में IS2 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पढ़ा था कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, और कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करते थे, कॉस्ट को हम लोग इधर फाइंड आउट करते थे थ्रू FIFO और FCO और यूनिट कॉस्ट बेसिस। अच्छा, LIFO इसलिए नहीं थे यूज करते, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि LIFO ऑब्सोलीट हो चुका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, नॉट फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज इंटरनल, you can use cost accounting, you can use LIFO in cost accounting, क्योंकि ये इंटरनल पर्पस के लिए है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए ऑब्सोलीट हो गया हुआ है 2015 से। LIFO कैन बी यूज्ड इंटरनली, ठीक है। सो होता क्या है, इधर LIFO हो, इधर FIFO हो और FCO हो, ये पेपर बेस्ड इन्वेंट्रीज होती है। व्हाट डज इट मीन बाय पेपर बेस्ड इन्वेंट्रीज? आपके पास अगेन प्रोक्योरमेंट साइकिल को जरा याद करते हैं। स्टोर वाले को चीजें चाहिए थी, उसने परचेज वाले को कहा खरीदो, परचेज वाले ने स्टोर वाले को दे दी थ्रू गुड्स ट्रांसफर नोट से। अच्छा, स्टोर वाले ने फैक्ट्री वाले को दे दी थी, फैक्ट्री वाले को चाहिए थी थ्रू गुड्स ट्रांसफर नोट। अच्छा, ये एक पेपर पे रिकॉर्ड हो रहे होंगे, अब पेपर पे वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, इतनी चली गई, इतनी आ गई। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या कर रहा होगा, वही LIFO, FIFO और FCO जो भी यूज कर रहा होगा, वो बुकिश इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहा होगा। उसे एक्चुअली नहीं पता वेयर हाउस में क्या हो रहा है, ठीक है, गिनती नहीं कर रहा। अब लाजमी बात है, कंट्रोल तो होना चाहिए ना, पता होना चाहिए। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि जो पेपर बेस्ड इन्वेंट्री है क्या वाकई ही वो वेयर हाउस में है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक टेकिंग करते हैं। वो पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग भी होती है, वो कॉन्टिन्यूस भी होती है। पीरियोडिक नॉर्मली एनुअली कोई भी एक डेट होती है, उस पे फिक्स डेट होती है, उस पे होती है जो कि
जब एक्सटर्नल ऑडिट वाले आते हैं तब भी वो स्टॉक टेकिंग करते हैं, एक्चुअली गिनते हैं। और कॉन्टिन्यूस जो होती है वो हैफेजेड तो नहीं कहना चाहिए, वो किसी वक्त भी हो जाती है। देयर इज अ टीम ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स, दे जस्ट गो इनटू देयर, ये भी प्लान्ड होती है, ये नहीं होती अनप्लान्ड, प्लान्ड होती है, बट डेट कोई डिसाइड नहीं होती कि इसी दिन होगी, बस वो कॉन्टिन्यूसली उसकी स्टॉक टेकिंग। इन शॉर्ट स्टॉक टेकिंग क्या है? गिनना आपके जो इन्वेंट्री एक्चुअली वेयर हाउस में पड़ी हुई है वो क्या है, और फिर वेरीफाई करना कि जो हमारे किताबों में रिजल्ट है और जो हमारे उसमें है जो वेयर हाउस में क्या वो मैच कर रही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्वेंट्री जब होती है तो इन्वेंट्री डैमेज भी हो सकती है, पिलफरेज भी हो सकती है, ठीक है, ऑब्सोलीट भी हो सकती है। पेपर पे हमें तो चीजें नहीं पता लग रही होंगी ना, पेपर पे तो हम लोग सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं, राइट। लाइफो, फाइफो, एफको की मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो आप लोग कर चुके हुए हैं, वो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर क्वेश्चन होगा, वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन आस्क द इन व्हाट्सएप, बट आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। यहां पे क्वेश्चन है उसके। अच्छा, वैल्यूइंग इन्वेंट्री में अगर हम लोग चले, जो कि पेज नंबर है 106 पीडीएफ का, तो हम लोगों को एक स्टोर लेजर कार्ड नजर आएगा, ठीक है। दिस इज अ स्टोर लेजर कार्ड जो कि फाइफो, एफको और लाइफो के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आप लोग अपना रिमाइंड करो तो फाइफो में हमारे पास कॉलम होते थे, डेट, इशू, रिसीट्स, बैलेंस, यही होता था ना, वही लिखा हुआ है यहां पे भी। देखो, एक रिसीट वाला कॉलम है, उसमें डेट, क्वांटिटी और डॉलर है। एक हमारे पास इशू वाला कॉलम है जिसमें डेट, क्वांटिटी और डॉलर्स है। उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय खुद से करते थे, ज्यादा कॉलम नहीं रखते। ये वही है, लेकिन दिस इज कॉल्ड स्टोर लेजर कार्ड, जो कि अपडेट करने के लिए होता है यूज, कि आपके स्टोर में कितना, स्टोर से कितना सामान गया और कितना आया, ठीक है। नीचे उसने दिए फाइफो, लाइफो, एफको या वेटेड एवरेज। बेटा आपने इलस्ट्रेशन 6 जो है वो करनी है खुद से। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इलस्ट्रेशन 6 विल बी पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट एज वेल, ठीक है जी। अच्छा, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ऑल 3 मेथड्स आपको आने चाहिए, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। लाइफो, फाइफो, एफको के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको आने चाहिए, क्योंकि रिपीट कराने का फायदा नहीं है। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा, इन लोगों ने 2 दफा पढ़ा, तो दोबारा रिपीट कराने का फायदा नहीं है। मैं जा रहा हूं अब अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो हमारा लास्ट पार्ट है इन्वेंट्री का, विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, ठीक है। जिससे अच्छा ये क्या होगा, अब देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, जरा कनेक्शन लाते हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने पढ़ी, जिसमें पहली कॉस्ट क्लासिफिकेशन थी कॉस्ट बाय एलिमेंट। हम लोगों ने कहा देयर आर 3 एलिमेंट्स, कौन कौन से हैं? मटेरियल्स, लेबर एंड एक्सपेंसेस। इन 3 के अलावा और कॉस्ट और एलिमेंट्स नहीं है जिसकी वजह से कॉस्ट होती है, राइट। सबसे पहले हम लोगों ने मटेरियल्स को पकड़ा, जिसे वो इन्वेंट्री कहता है। अब इन्वेंट्री के रिलेटेड कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी जो हम लोग कर लेंगे, फिर इसी तरह लेबर से रिलेटेड कुछ होंगी, फिर इसी तरह एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगी। जब इन सबको मिला देंगे तो वो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टेटमेंट होती है, ये उसकी एंट्रीज बन जाएंगी, जो कोई 12, 13, 14 एंट्रीज करवाते हैं। तो हम लोग बाय पार्ट करेंगे ताकि हमें लॉजिकल सीक्वेंस समझ आ रहा हो, ठीक है। तो होता क्या है, जरा इफ वी सी इन और बुक, आपके पास एक अकाउंट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं मटेरियल। ये रब कर दूं ये, अच्छा, हमारे पास एक अकाउंट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, ये कंट्रोल अकाउंट होता है। कंट्रोल अकाउंट, देखो 2 अकाउंट होते हैं, एक सब्सिडरी अकाउंट होता है, एक कंट्रोल अकाउंट होता है। सब्सिडरी अकाउंट क्या होता है, जब आपके पास बहुत ज्यादा मटेरियल्स हो ना, फिर आप उन्हें सिंगल एंट्री के थ्रू उन्हें ऐड और लेस करते हैं, उनका टोटल आप लाके तो एक ही दफा डबल एंट्री पास करते हैं। सब्सिडरी अकाउंट्स में अगर बहुत ज्यादा एक कंपनी है जिसके पास 1000 मटेरियल्स है, वो हर दफा डबल एंट्री पास नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ इशू को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, रिसीट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, टोटल करके
जो पूरे दिन में हुआ उसका टोटल करके एक एंट्री पास करेंगे। इस तरह तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम भर जाएगा। तो इसीलिए पर्पस होता है कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडरी अकाउंट का। ये हमारा कंट्रोल अकाउंट है, यानी जितनी भी इन्वेंट्रीज होंगी उसका टोटल करके यहां पे आ रहा है। ठीक है, अब जरा इफ वी रीड इट तो वो कहता है जब भी हम लोग मटेरियल परचेज करेंगे तो हमारा इस साइड पे इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डेबिट साइड है ना, ये क्रेडिट साइड है। इसका मतलब है जब भी परचेजेस करेंगे तो ये इस साइड पे आएंगी क्योंकि अकाउंट इंक्रीज होगा। जब भी देखो ये अकाउंट कौन सा, मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, ये स्टोर वाला अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ये याद रखना, ये स्टोर वाले का काम है ये मेंटेन करना। जब भी स्टोर वाले के पास चीजें वापस आएंगी, देखो परचेज कौन कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट वाला। अगर प्रोक्योरमेंट साइकिल को रिवाइज करें, परचेज कौन कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट वाला। उसने परचेज ऑर्डर दिया सप्लायर को, सप्लायर ने चीजें डिलीवर की स्टोर वाले को, तो जब स्टोर वाले के पास चीजें आई तो परचेजेस हो गई। अच्छा, अब स्टोर वाले ने कुछ चीजें इशू की हुई थी ऑलरेडी, वो इस्तेमाल नहीं की, फैक्ट्री वाले ने उसने वापस कर दी, तो क्या हो गया, रिटर्न्स टू स्टोर्स जब भी होंगे वो भी डेबिट साइड पे आएगा, यानी वो भी आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। अब क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा, पहली चीज इशू टू प्रोडक्शन, जब भी प्रोडक्शन को इशू करोगे तो यहां पे आ जाएगा, और रिटर्न टू सप्लायर, अगर कोई सप्लायर को रिटर्न किया है तो वो यहां पे चीजें आ जाएंगी। डेबिट क्रेडिट, वही डेबिट क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, और क्या चीजें चलेंगी, एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आपको इलिस्ट्रेशन करें कि हाँ इलिस्ट्रेशन ही है। नहीं, मैं देखना ये चाह रहा हूं कि इसका क्वेश्चन किधर है। ठीक है, करते ये है, सुनो, इलिस्ट्रेशन करते हैं, और इलिस्ट्रेशन सॉल्व इलिस्ट्रेशन है ये। मैं इस इलिस्ट्रेशन से आपको चीजें बताता हूं कि इनकी एंट्रीज क्या क्या हो रही होंगी। ठीक है, यहां से हम लोग एंट्रीज बनाते हैं इसकी। एवरीवन इज देयर ऑन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री इलिस्ट्रेशन 10, एवरीवन इज देयर। अच्छा, क्या कहता है, कहते हैं जी मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस है 33,000 का, तो ये पिछले साल का क्लोजिंग होगा, इस साल का ओपनिंग हो गया, राइट। अब यहां पे एक उसने किया है, एक जो 146,000 से एक एंट्री आ रही है। एंट्री क्या होगी, अभी मैं डेबिट साइड की एंट्री पास करता हूं। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी मटेरियल्स इन्वेंट्री अकाउंट। अब मैं मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट इस तरह लिख रहा हूं, डेबिट, और क्रेडिट होगा पेबल्स अकाउंट। कितने से, 146,000 से। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, अब देखो, अब इस एंट्री को समझो। मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कोई परचेजेस की होंगी, आपने परचेजेस की है, क्योंकि उसके साथ में पेबल आ रहा है ना उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आपने किसी से परचेजेस की होंगी, उधार पे परचेजेस किया, अभी पे नहीं किया, तो इसके साथ कैश भी आ सकता था बाय द वे, लेकिन कैश आता नहीं है। मटेरियल जो स्टोर अकाउंट होता है ना, उसमें कैश आता नहीं है। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग हुई हुई है। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में इवन पेबल भी नहीं आता, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट का काम नहीं है कि पेबल्स वगैरह को रिकॉर्ड करना। तो इंटीग्रेटेड में क्या होता है, कॉस्ट अकाउंट्स और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो इकट्ठे ही चल रहे होते हैं, राइट। तो जो पहली एंट्री हुई है ये वाली हुई है, ठीक है। दूसरी एंट्री हमारे पास हुई है मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर, डेबिट हुआ है, तो क्या हुआ होगा दूसरी एंट्री, यही मटेरियल्स इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हुआ है, कितने से, 4,000 से, और क्रेडिट क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा स्टोर्स, नहीं सॉरी, प्रोडक्शन अकाउंट। क्योंकि हुआ क्या, जब आप चीजें इश्यू करते हैं, या इसको वर्क इन प्रोसेस भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन की जगह आप इसको वर्क इन प्रोसेस अकाउंट भी कह सकते हैं, कि वर्क इन प्रोसेस को दिए थे, अब वापस आ गए, ठीक है। ये तो है डेबिट साइड की एंट्रियां। अब आते हैं क्रेडिट साइड की एंट्री की तरफ। समझ आ रही है ना आप लोगों को। अब अगर क्रेडिट साइड पे देखो तो आपको नजर आता है मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और डेबिट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। देखो जब भी ये एंट्री होगी, फॉर एग्जांपल पहले मैं एंट्रीज को पास कर रहा हूं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट 137,000 से,
और मटेरियल्स इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट 137,000 से। इस एंट्री का मकसद मतलब क्या है? इस एंट्री का मतलब है जब भी आपका डायरेक्ट मटेरियल इशू होगा तो आपका वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट होगा और मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगा। कब? जब भी आपका डायरेक्ट मटेरियल इशू होगा। अब हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी पता है, लेकिन सवाल यह आया कि जब इनडायरेक्ट मटेरियल इशू होगा तब क्या होगा? तब हम लोग एंट्री पास करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट और मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। अगर आप लोग अपना रिकॉल करो कॉस्ट क्लासिफिकेशन का, हम लोगों ने पहली कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कॉस्ट बाय एलिमेंट, फिर हम लोगों ने पढ़ी थी कॉस्ट बाय नेचर। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को तो हम लोग प्राइम कॉस्ट में ले गए थे, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पूल करके हम लोगों ने कहा था ये ओवरहेड का पूल है। तो देखो वही प्रोडक्शन ओवरहेड हो रहा है। लेबर में भी यही होगा, एक्सपेंसेस में भी ये होगा। अगर इनडायरेक्ट कुछ लग रहे हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट ही जो है वो डेबिट हो रहा होगा, और अगर डायरेक्ट लग रहे हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस, इधर मटेरियल, इधर लेबर, इधर एक्सपेंसेस। जब भी डायरेक्ट कोई भी कॉस्ट होती है तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट होता है, जब इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है तो प्रोडक्शन ओवरहेड होता है। ठीक है जी। अच्छा, और क्या आ गया जी? और उसने दिया है हमें मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। आपने मटेरियल थे, आपने सप्लायर को वापस कर दिए, ठीक नहीं थे, तो जाहिर बात है मटेरियल कम होंगे ना, तो हमारे पास एक एंट्री आ जाएगी क्या? सप्लायर अकाउंट, या सप्लायर नहीं, पेएबल अकाउंट डेबिट, और कितने अमाउंट किया है जी यहां पे? 2000। इसकी भी अमाउंट लिखता हूं मैं अभी। और आपका जो मटेरियल्स इन्वेंट्री अकाउंट है वो हो गया क्रेडिट। इसकी भी अमाउंट है यहां पे कितनी? 4000। अच्छा जी। उसके बाद अच्छा, ये इनकम स्टेटमेंट को भी कोई चीज चार्ज हुई है। आपने मटेरियल अकाउंट क्रेडिट किए और इनकम स्टेटमेंट को चार्ज किए। ये क्या है? ये याद रखना। देखो एंट्री सीख गए ना आप, अकाउंट को देख के एंट्री सीखे कि एंट्री कौन कौन सी है, तो आपको समझ लो वो टॉपिक आ गया। अब एक उसने किया हुआ है, ये कर ले हम लोग 6। क्या उसने किया हुआ है? उसने इनकम स्टेटमेंट को अकाउंट को किया है डेबिट। कितने से? 3000 से। और मटेरियल्स इन्वेंट्री अकाउंट को किया है क्रेडिट 3000 से। ये हुआ क्या है? दिस इज एबनॉर्मल लॉस। जब भी एबनॉर्मल लॉस होता है, हम आगे जाके देखेंगे, आप लोगों को पता होगा नॉर्मल लॉस होता है और एबनॉर्मल लॉस होता है। जब भी एबनॉर्मल लॉस होता है ना, तो उसे इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं ताकि पता लगे कि ये एबनॉर्मल लॉस था। तो ये एबनॉर्मल, जब भी इनकम मटेरियल इन्वेंट्री के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आपको इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब है वो एबनॉर्मल लॉस था, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हुआ। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस क्या है? फॉर एग्जांपल छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे। रेत की ट्रॉली कभी देखी आते हुए? रेत आते हुए देखी है ना? अब जब रेत की ट्रॉली आ रही होती है तो उसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी रेत गिर रही होती है, दैट इज नॉर्मल लॉस। उसके बगैर चल नहीं सकता, क्योंकि जब भी रेत की ट्रॉली आनी है वो थोड़ा गिरना है। उसका हल क्या है कि ना चलाओ, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ट्रॉली चलते चलते उल्टी हो गई, सारी रेत गिर गई। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज क्या रोज ट्रॉली उल्टी होगी? नहीं, कभी कभार होगी। तो जब कभी कभार होगी तो उसको रिपोर्ट करो। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों के लिए, फीमेल के लिए, लैस वाला। जब भी आप लैस लेने जाते हैं, आप कहते हैं 4 गज लैस देना। क्या 4 गज पूरी होती है? इतनी सी ज्यादा होती है, राइट? वो नॉर्मल लॉस है, थोड़ी सी ज्यादा काट के दे रहा है वो आपको, राइट? अब वो पूरी का पूरा लैस का जो बंडल है ना, वो उसको आग लग गई या जाया हो गया या केची लग गई। अब वो क्या है? अब नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस को वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो रेत की ट्राली है वो आपको पहुंच देते हैं कि भाई रेत की ट्राली। अब वो ये नहीं कहते कि जहां पे आपने लोड किया है उसका वजन और जो पहुंच का वजन है सेम हो, नहीं, रेत की ट्रॉली है,
वो नॉर्मल लॉस में आ गया, वो प्रोडक्ट को उन्होंने चार्ज किया। इसी तरह जो लेस इतनी इतनी वो दे रहा है ना, वो एवं नहीं दे रहा, उसमें उसने चार्ज किया होता है, उसकी वो इतनी जो इंच है वो उसने चार्ज किया होता है उसमें। दैट इज नॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस है जो कि वंस इन अ ब्लू मून होता है, तो उसके लिए वो कहते हैं इनकम स्टेटमेंट में आना चाहिए। तो दैट्स व्हाई इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी। डेबिट होने का मतलब है आप एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं, और क्रेडिट क्या होगी? मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट। और साथ में लास्ट में उसने क्लोजिंग वैल्यू कह दी, क्लोजिंग वैल्यू जो बाकी बच जाएगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक अकाउंट था जिससे मैंने आपको ये एंट्रियां कर दी, और हमारा इन्वेंट्री का चैप्टर गया मुख। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितने कर लेंगे, हाँ, आपकी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली 10 तक चैप्टर है। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन इज पार्ट ऑफ योर मिड टर्म। मैं तो पूरी किताब खत्म कर दूं। ये बेटा बंद कर देना।